मैं उत्तरार्ध के विद्यार्थी हूँ। हम भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे और भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बाद आज हम हिंदी और उसकी संगठक बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, उसकी बोली वर्ग, इनके बारे में आपको इससे पहले के ई व्याख्यान में बता दिया गया था। और हम जो इसका 5 भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इनका अध्ययन कर चुके थे। आपको इससे पहले के ई व्याख्यान में इनका परिचय करवाया जा चुका है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। आज हम पूर्वी हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे इस ई व्याख्यान में। तो विद्यार्थियों, हिंदी का विस्तृततम अर्थ और संकुचिततम अर्थ, इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि हिंदी शब्द हिंदी राजभाषा है, संकुचिततम अर्थ में खड़ी बोली हिंदी जिसे कहा गया है, और 8 बोलियों का समूह भी है जिसमें पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी भी आ जाती है, और अपने विस्तृततम अर्थ में ये 17 या 18 बोलियों का समूह भी है जिसमें 5 उपभाषाओं का समूह आता है। तो आज आपको पूर्वी हिंदी के बारे में बताया जाएगा। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि अवधी भाषा क्या है और इसका विकास कहाँ से हुआ है, कैसे क्या है। अवधी, इस बोली का केंद्र नाम से ही लगता है अयोध्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये अयोध्या इसका केंद्र है। अयोध्या शब्द का विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। अर्थात जो अयोध्या है उसी के आधार पर अवध कहा गया है और अवध का विकसित रूप है अवधी। अवधी का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः मिर्ज़ापुर का अंशतः भाग आता है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। इन क्षेत्रों में, इन उत्तर प्रदेश के इन जिलों में ये अवधी बोली बहुतायत से बोली जाती है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। अवधी साहित्यिक दृष्टि से एक समृद्ध बोली है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि है। जो मध्यकाल का भक्ति साहित्य में सूफी साहित्य था वो अवधी में रचा गया, अधिकांश अवधी में रचा गया। अवधी में ए, ओ का ऐ, औ, ऐ, ओ का उच्चारण है। वे संज्ञा के भी इसमें 3 रूप होते हैं, घोर, घोरवा, घोरोना। स्वार्थी का वा का व्यापक प्रयोग होता है, जैसे भोलवा, मोरवा। है, सईस का सहीस, इच्छा का हिच्छा, या रे का पसंद, परसंद, वियोग, विरोग बन जाता है। इस तरह से वे और बै का विद्यार्थी, विद्यालय, मोसा के लिए मोसिया, व्यंजनात ता, घोड़ा का घोर, होत, होब, करत, बड़, खोट, नीक आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, अवधी की भी कुछ बोलियां हैं जिनमें बैसवाड़ी, बनोघी और मिर्ज़ापुरी हैं। अर्थात जो अवधी बोली है उसकी भी कुछ मुख्य बोलियां हैं जो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी और बघोनी में है। तो ये है अयोध्या का जो अवधी बोली है उसका केंद्र। ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात है। मैं पुनः आपके समक्ष बोलती हूँ। अवधी का जो क्षेत्र है, इसका फैलाव है वो लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी है। और साहित्य की दृष्टि से अवधी एक समृद्ध भाषा है, समृद्ध बोली है। अब देखते हैं कि अवधी की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से होता है। अवधी के पश्चिम में स्थित कन्नौज, ब्रज आदि बोलियां शोरसेनी से उद्भूत हैं, तथा जो पूर्व की भोजपुरी है वो मागधी से है। इसी के आधार पर ग्रियर्सन ने अवधी या पूर्वी हिंदी को शोरसेनी और मागधी के बीच के अर्थात अर्ध मागधी से माना है। जैसे पश्चिमी हिंदी
शोरसेन या भ्रंश से उत्पन्न हुई है, उसी भांति अवधी है या पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी से विकसित बताई गई है ग्रियर्सन के द्वारा। बाबूराम सक्सेना ने अपने प्रबंध अवधी का विकास में ग्रियर्सन के इस विचार से लेकिन सहमति प्रकट की है और कहा है कि अर्धमागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में उपलब्ध है उसकी तुलना में अवधी पाली से अधिक समानताएं रखती है। वस्तुतः अर्धमागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में है वह मूलतः अर्धमागधी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये ग्रंथ बाद में पुनः संपादित हैं, अतः भोलानाथ तिवारी का विचार है कि पूर्वी हिंदी या अवधी अर्धमागधी से उद्भूत भी है तो उस अर्धमागधी से जो अवधी के पूर्व में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी, न कि उससे बाद जैन ग्रंथों में सुरक्षित है। अर्थात अवधी का जो उद्भव है वो अर्धमागधी से ही अधिक सम्मति से माना गया है। यूँ इसे कोसली से उद्भूत कहना कदाचित अधिक समीचीन है, जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है। भोलानाथ तिवारी के द्वारा हिंदी भाषा नामक पुस्तक में अवधी की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह 1000 या 1100 के आसपास मानी गई, अर्थात आधुनिक आर्य भाषाओं के इतिहास के साथ साथ अवधी की उत्पत्ति मानी गई है। देशी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख 8वीं सदी के ग्रंथ कुवलय माला में मिलता है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि कोसली क्या पृथक है? इतिहास के अध्येता इस बात से परिचित हैं कि कोसल राज्य भारत के प्राचीनतम राज्यों में माना जाता था और ये उत्तर कौशल अर्थात अयोध्या के आसपास, दक्षिणी कौशल रीवा जबलपुर के आसपास के 2 भाग थे। पूरे कौशल को महाकौशल कहा जाता था। इस प्रकार कौशल राज्य में प्राय अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली का क्षेत्र ही आता था। इस प्रकार कौशल ठीक उतना ही था या कम था यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु कोसली लगभग पूर्वी हिंदी है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कोसली और पूर्वी हिंदी को एक मानना भी उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की सत्ता 1000 के बाद से ही है, जबकि कोसली का उल्लेख तो इससे पूर्व की भाषा के लिए होता है, जैसा कि कुवलय माला में इसका उल्लेख मिलता है। तो विद्यार्थियों, अर्धमागधी से ही इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ऐसा अधिक ज़्यादा विचार करने में आता है। अब अवधी का जो विकास है उसको 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभ से सन 1400 तक, 1400 से 1700 तक और 1700 से अब तक। अवधी के प्राचीनतम रूपों के बीज हमें 1ली सदी के भी पूर्व में मिलने लगते हैं। भोलानाथ तिवारी का ऐसा मानना है। 1ली सदी से 200 वर्ष पूर्व और 200 वर्षों के बाद के बीच में पिपरहुआ, सहागोरा, सारनाथ, रुम्मनदेई एवं खैरागढ़ के अभिलेखों इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। अर्थात अवधी का जो उसका प्राचीनतम रूप या बीज रूप है वो हमें 200 सदी के पूर्व में या 200 सदी के और 200 सदी ईस्वी के 200 वर्ष बाद भी मिल जाता है। इनमें से जो अभिलेख हैं उनमें सहागोरा का उल्लेख अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये कहना गलत होगा कि इसमें केवल अवधि की ही प्रकृतियां हैं। साहित्यिक प्राकृतों के काल में ये बीज इनके अंकुरित हो गए थे, अब भ्रंश के परवर्ती काल में इनका पर्याप्त विकास हो गया था, ऐसा कहा जा सकता है। प्राकृत पेंगलम के छंद छोटे मोटे रूप में 19 से 14वीं सदी के हैं और राउलवेल की जो 11वीं सदी की उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं का एवं कीर्तिलता 14वीं सदी की है। यद्यपि इन सभी में जो भाषा रूप हैं वे इतने परवर्ती न होकर के काफ़ी पहले के हैं। भाषा साहित्य में भाषा का प्रयोग समाज में प्रयोग के बहुत बाद होता है। तथाकथित अवहट्ट की उपयुक्त सभी रचनाओं में हेमचंद्र के उदयोन्मुखी अवधि के रूप भी झांक रहे थे। 1400 ईस्वी तक का जो निर्माण काल या आदिकाल कहा जा सकता है अवधि का, इसके बाद का समय 1700 ईस्वी तक का इसका मध्यकाल है। मध्यकालीन अवधि का रूप हमें मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरकहा में, जिसका रचना काल 1370 ईस्वी का है। लालच दास का हरिचरित 1500 सदी की रचना है। सूरजदास के राम जन्म और ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 की रचना है। ईश्वर दास का अंगद पेज 16वीं सदी के प्रथम दशक की कुतुबन की मृगावती 1503 में, जायसी आलम
तुलसीदास, उस्मान, चतुर्दास, लाल दास, नारायण दास आदि की रचनाओं में अवधि का मध्यकालीन रूप सुरक्षित है। यूँ 300 वर्षों के इस बड़े काल में जैसा कि स्वाभाविक है, भाषा की एक रूपता नहीं है। कुतुबन तथा उसके पूर्व की भाषा के काल को पूर्व मध्यकाल, जायसी तथा उनके बाद की भाषा को उत्तर मध्यकाल में रख सकते हैं। विद्यार्थियों, जो मध्यकाल का सूफी साहित्य है कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद के द्वारा वो अवधि में रचा गया है। कुतुबन और जायसी की रचनाओं में कहने को लगभग 30 वर्ष का अंतर है, किंतु उनकी भाषा में भी स्पष्ट है 2 स्तर हैं। कुतुबन की पुरानी अवधि है तो जायसी की बाद की अवधि है। यदि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की अवधि की तुलना करें तो देखेंगे कुछ बातें पूर्व में बाद में मिलती हैं, लेकिन उत्तर अवधि में वो कम हो गई हैं और आधुनिक काल में समाप्त भी हो गई हैं। उदाहरण के लिए तेन, तेनह, तिन्ह को ले सकते हैं। 1700 के बाद की जो अवधि है वो क्षेमकरण के कृष्ण चरितामृत 18वीं शताब्दी की मध्य की रचना है। शिवरामकृत भक्ति का जयमाल है। कासिम शाह का हंस जवाहिर 1736 के आसपास का है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1743 में, शेख निसार की यूसुफ जुलेफा 1790, भवानी शंकर की बैताल पच्चीसी, अली शाह की प्रेम चिनगारी और ख्वाजा अहमद की नूर जहां आदि 50 पुस्तक हैं वो आधुनिक अवधि के अंतर्गत आती है। आधुनिक काल में प्रसिद्ध अवधि ग्रंथों में कृष्णायन भी है। अवधि एक जीवित भाषा है और आज भी विकास के पथ पर है, यद्यपि उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। शब्द समूहों का भी उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। यद्यपि अवधि के पूरे विकास पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हुए बिना न रहेगा कि मध्यकाल में अरबी फारसी के शब्द इसमें आ गए तो आधुनिक में अंग्रेजी के शब्द भी आ गए और इधर बोलचाल की अवधि खड़ी बोली से भी प्रभावित है। अवधि के पश्चात अवधि की आपको मैंने जिक्र किया था कि अवधि की जो कुछ बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उनमें बैसवाड़ी प्रमुख है। बैसवाड़ी नाम का प्रयोग एकाधिक अर्थों में होता है। केलोग ने जिसे पुराने बैसवाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि है। इसीलिए वे या बीम्स भी तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहते हैं। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। इस प्रकार एक प्रयोग में यह अवधि का ही समानार्थी है तो दूसरे में उससे भी व्यापक है, किंतु अब यह नाम उपयुक्त दोनों में से किसी एक अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बैसवाड़ी अब अवधि की एक उपबोली मानी जाती है जो उन्नाव और रायबरेली जिलों के बीच के क्षेत्रों में बोली जाती है। बैस के राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस प्रदेश को बैसवाड़ा कहा गया है और बैसवाड़ा क्षेत्र में उन्नाव, रायबरेली के बीच रायबरेली, बछरावा, डलमऊ, घिरों, सरोनी, पनहन, पाटन, घाटमपुर, बिहार, डोनिया खेरा आदि के 14-15 परगने आते हैं। इसे बैसवाड़ी अवधि भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अब अवधि के पश्चात दूसरी जो इसकी बोली है वो छत्तीसगढ़ी है। मुख्य छत्तीसगढ़ी है। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ी कहा गया है। अर्धभागदी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी छत्तीसगढ़ी में केवल लोक साहित्य ही है। छत्तीसगढ़ी की कुछ मुख्य उपबोलियां सरगुजिया, सदरी, बैनानी, बिंचवाली आदि है। उड़िया और मराठी की सीमा पर की जो छत्तीसगढ़ी में है उसमें री का उच्चारण रू किया जाता है। कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण, इलाका, इलाखा, अघोषीकरण, बंदगी, बंदकी, शराब, शराप, खराब, खराब, से का छह और छह का से, सीता, छीता, छेना, सेना आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब छत्तीसगढ़ी के अलावा पूर्वी हिंदी की एक तीसरी प्रमुख बोली है, वो है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा और आसपास का क्षेत्र है वो बघेलगढ़ कहलाता था और यहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहा गया है।
बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही एक बोली है। इसे दक्षिणी अवधि भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए, बघेली को दक्षिणी अवधि भी कह सकते हैं। और इसका जो विस्तार है, इसका क्षेत्र है, वो है रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर और उसके आसपास का है। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बघेली में केवल लोक साहित्य ही मिलता है। बघेली में बघेली में केवल लोक साहित्य ही प्राप्त होता है, अन्य कई बोलियों की भांति। सर्वनामों में मुझे के स्थान पर महा, मोही, तुझे के स्थान पर त्वा, तोही, विशेषणों में हा प्रत्यय निकहा, घोड़ा का ग्वाड़, मोर का मोआर, पेट का प्याट, खेत का देत का ध्यात आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और विद्यार्थियों, इसकी भी कुछ बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां हैं, तिरहारी, जुड़ार, गहोरा आदि। तो इस तरह से ये 3 बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदियों का दोनों का समूह है, मिलकर के 8 उपभाषाओं का या उपबोलियों का समूह है, जिसे हिंदी कहा जाता है। धन्यवाद।